नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। अब पार्टियों के लिए मसला विधानसभा चुनाव हो गया। चुनाव में जीत को लेकर हर दल रणनीति बना रहा है, बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। बीजेपी की तरफ से यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। सीट का गणित लगभग भिड़ा लिया गया है, लेकिन इस गणित पर जब कांग्रेस ने सवाल किया तो सवालों का सिलसिला चल पड़ा। उन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश आज चर्चा के जरिए हम करने जा रहे हैं। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अब तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, सवाल जवाब करें, उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में बीजेपी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए पार्टी के चाणक्य अमित शाह पंचकुला में पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को जो मंत्र दे गए, उन पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। अमित शाह दो बड़ी बातें कह गए। एक तो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वो सीएम बने रहेंगे। दूसरी ये कि 50-50 की गेम को कार्यकर्ता 60-40 बनाकर आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब बैसाखी की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इस आह्वान और आदेश पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। पहले देश की सियासत के चाणक्य अमित शाह। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। गौरतलब है कि अमित शाह के 60-40 के नारे पर आपसी टकराव शुरू हो गया है। सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का नारा दिया था, क्या हुआ? अब लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार, सबने देख लिया कितने पार हुए। आपने देखा 75 का नारा, 75 पार का नारा 40 पे रुक गया, 400 पार का नारा 240 पे रुक गया। तो 60 का नारा तो इस रेशो से, इस अनुपात में 60 का नारा तो 30 पे रुकता दिखाई दे रहा है। मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है। अब वो मगर हमारा मानना है कि शायद 30 जो है ये इनका बड़ा हरियाणा में बदलाव प्रचंड बहुमत के साथ होगा। हरियाणा की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है, भाजपा के झूठी घोषणाओं से। गौरतलब है कि देश की नई लोकसभा बैठ गई। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बारी है, इसलिए दोनों पार्टियों के बड़े नेता आपस में बयानबाजी पर उतर आए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। वैसे वादे दावे तो सियासत में खूब किए जाते हैं, लेकिन उनको जनता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। ऐसे में बीजेपी जहां एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। कौन कितना मजबूत है और क्यों मजबूत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो गणित भिड़ाया जा रहा है वो कितना असरदार होगा, जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं, जो चेहरे छिपाए जा रहे हैं, वो क्यों छिपाए जा रहे हैं और क्यों दिखाए जा रहे हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। अभी मौजूदा सियासत की हरियाणा की बात करें तो ऐसा लग रहा है फुल मूड में आ गया हरियाणा की राजनीति, हरियाणा के नेता, हरियाणा की पार्टियां कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। एक तो चेहरे को लेकर सवाल जरूर होगा, इधर नायब सिंह सैनी है तो उधर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर हैं तो फिर छिपाया क्यों जा रहा है। दूसरा, जो गणित भिड़ाया जा रहा है, जिस गणित पर सवाल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ हम देखते हैं। जब ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ लगातार नीचे जा रहा, लेकिन उसके बावजूद ये कह दिया गया बैसाखी की जरूरत नहीं। देखिए पंकज, चुनाव में बहुत कम समय रह गए। दोनों पार्टियां जानती है, चूंकि लोकसभा चुनाव में 50-50 हो गया। हालांकि बीजेपी हुंकार भरी थी कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, बहुत जोर भी लगाया गया, हर तरह के कदम उठाए गए, लेकिन 50-50 हो गया। अब विधानसभा चुनाव भी एक बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। बीजेपी के लिए इसलिए कि
केंद्र में हैट्रिक हुई है, मोदी जी की हैट्रिक हुई है, तो हरियाणा में हैट्रिक का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के चेहरे को कंटिन्यू करने की बात की गई, चूंकि ओबीसी का 30% वोट है हरियाणा में टोटल वोटर्स में, और नायब सिंह सैनी को बनाया भी इसी मकसद से गया था, चूंकि लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतनी थी। मोदी जी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था पूरी बीजेपी के लिए, हरियाणा के नेता नहीं, मोदी जी को पार लगाना, 400 पार की बात थी, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना, हैट्रिक लगाना, ये सारा एक ज्वाइंट मकसद के साथ बीजेपी चल रही थी। उसमें जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब बीजेपी आगे संभलना चाहती है। जिस तरीके के आज के माहौल की बात करें, हालांकि 2.5-3 महीने पड़े पंकज, अभी जुलाई शुरू हो गया है, इसी महीने खबर है कि वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी और अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी और 1 महीना मिलेगा पूरा, तो उसमें बहुत कम समय है। अब बीजेपी जिस तरीके से अमित शाह आए हैं, जब कोई पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, अंदरूनी फैसले होते हैं जो पर्दे के अंदर होते हैं, तो वहां पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं होता, अंदर खाते बातें होती हैं और उसको बाहर भी ना निकलता। जिस तरह की ये मीटिंग थी, प्रदेश कार्यकारिणी थी, तीनों केंद्रीय मंत्री थे जो हरियाणा से हैं, खुद नायब सिंह सैनी थे, सांसद थे, एमएलए थे, जिलाध्यक्ष थे, प्रभारी थे, पूरी मैराथन बैठक जिसको कह सकते हैं। अमित शाह दरअसल हौसला बढ़ाने आए थे, उनकी हिम्मत कि आप हिम्मत करिए, केंद्र सरकार आपके साथ है, बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक हरियाणा में आएंगे, जैसा 14 और 19 में हुआ है। अमित शाह भी आए जी, मोदी जी आए बतौर प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह आए और दूसरे बड़े नेता आए, तो एक तरह से इनका मनोबल बढ़ाने आए थे कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, आपको दिल्ली से भी सपोर्ट मिलेगी। तो ये जो 60-40 की बात आ रही है, देखिए मैं जो मौजूदा हालात है पंकज, 60-40 वाली बात अभी हम मानते नहीं, 60 हो सकती है, उसमें बीजेपी 60 से भी आगे निकल जाए, लेकिन आज जो स्थिति है 60-40 वाली बात नहीं है। आज मैं ये मानता हूं कि इसको उलट कर सकते हो, हालांकि समय है बीजेपी के साथ, बीजेपी तमाम कदम उठा सकती है, संगठन मजबूत है, तैयारियों में कहीं आगे है, संसाधनों में कहीं आगे है, पुशअप में कहीं आगे है। तो अभी जो 60-40 है वो खाली मनोबल बढ़ाने की बात है। जितने कार्यकर्ता हैं हरियाणा के, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, नेता हैं, सबको एक ज्वाइंटली तरीके से इस मकसद को पूरा करने के लिए, जैसे हमने देखा 75 पार की बात थी 2019 में, अभी लोकसभा से पहले 400 पार की, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा इसीलिए तंज कस रहे हैं कि आपने तब ये कहा था, अभी ये कहा था, हुआ क्या। अब दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आप 60-40 की बात करते हो तो आप ये मान लीजिए जो कुछ अभी तक हुआ आप उसको 30 मान लीजिए। तो एक तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है, मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में, और दोनों दल एक तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं, जैसे कंगारुओं की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट मैदान में होता है माइंड गेम, अगले पर मेंटल प्रेशर बना दो ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, ये स्थिति चल रही है। उसका फायदा भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 सबने देखा, इंडिया के हाथों मात मिली और बाहर हो गई वो टीम। अब ऐसे में नई रणनीति के साथ शायद ऐसी टीम को आना चाहिए सामने, जो नया क्रिकेट का पिच होगा, नया टूर्नामेंट होगा, तो उसमें शायद बेहतर प्रदर्शन हो। लेकिन महेश, जिस तरह की गेंद फेंकी जा रही है हरियाणा के सियासी पिच पर, उस गेंद का कितना असर आप देखते हैं बीजेपी के नजरिए से और कांग्रेस के नजरिए से? देखिए, नायब सिंह सैनी का चेहरा दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है वो मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे और इन्हीं के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसी चेहरे पर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अघोषित मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, दुनिया जानती है, लेकिन जो नहीं जानती थी वो ये था कि अमित शाह हरियाणा की धरती पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल शुरुआत में ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे थे कि नायब सिंह सैनी को रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन 90 दिन के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शायद ही इन्हें आगे कंटिन्यू करे। लेकिन यहां यह समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार अपने चेहरे को सामने रखने की मजबूरी क्यों थी, क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पहले से भारतीय जनता पार्टी को बता देना पड़ा। दरअसल परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में इस तरीके की बनी हुई है। अमूमन हम देखने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मोदी के चेहरे को सामने रखती है, भले ही विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन मोदी का विकास और मोदी का जो चेहरा है वही चुनाव प्रचार में देखने को मिला। हम पिछले लोकसभा चुनावों का भी जिक्र करें तो यहां पर मोदी के
चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया उसके बाद ये समझ में आया कि मोदी के चेहरे की गारंटी अब कम हो चुकी है, मोदी की चेहरे की स्वीकार्यता हरियाणा प्रदेश में अब कम हो चुकी है। अब किसी चेहरे की जरूरत पड़ेगी जो सत्ता के लिए जो डगर है वो आसान कर सके। कोई खेवन खाहार चेहरा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही था। ब्लाइंड गेम अगर भारतीय जनता पार्टी खेलने की कोशिश करती, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक बात समझ चुकी है कि सबको समेटने की अगर कोशिश की तो फिर झोली खाली रह जाएगी और यही बदली रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। अब सेलेक्टेड जो सेगमेंट्स है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में स्ट्रेटेजी अपना रही थी, मोदी का चेहरा सामने रख रही थी और सबको एक तरीके से साधने की कोशिश अलग अलग तरीके से, सोशल इंजीनियरिंग एक अलग तरीका। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते थे कि जाट वोट नहीं दे रहा है, बावजूद इसके जाट वोटर्स को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही। एक और बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव के दौरान झेलनी पड़ी, जाट और गैर जाट में पूरे इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यही सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव में अगर जाट और गैर जाट में इलेक्शन तब्दील नहीं हुआ, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर इलेक्शन को जाट और गैर जाट में तब्दील नहीं किया जा सका तो फिर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस और ज्यादा नकारात्मक जो है असर है उसे झेलना पड़ सकता है। नेगेटिव जो ग्रोथ है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। इसी वजह से यहां पर एक तरीके से तो सेगमेंट्स यहां पर तय कर लिए गए हैं, इन जातियों को साथ लेकर चलना है और इन जातियों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की, बहुत ज्यादा उनको साथ लेके कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर रहेगा। यानी गैर जाट कार्ड पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब नायब सिंह सैनी को ही आगे बढ़ाने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों थी? वजह यह थी कि 92% जो टोटल कास्ट वोट है, सैनी वोटर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो टोटल कास्ट वोट का 92% तक भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी को भी उस तरीके से मिला कि उन वोटर्स से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। 90 से 92% सैनी वोटर्स का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गारंटी के साथ डाला। यही वजह है कि अब ओबीसी जातियों का साथ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि अगर ओबीसी जातियों को साथ लिया तो फिर बड़ी संभावना इस बात की है कि एससी वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकते हैं और ये जो पूरा समीकरण है ये गैर जाट वोटर्स को साधने में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अब यही पूरा इक्वेशन है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहा है नायब सिंह सैनी के चेहरे को सामने रखने के लिए। सबको साधा तो झोली खाली रह जाएगी, किन्हीं खास वर्गों को अगर साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, गैर जाट अगर कामयाब हो जाए, वोट कार्ड अगर कामयाब हो जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो इक्वेशन है फायदेमंद साबित हो सकती है। वीरेंद्र जी, जो लोकसभा चुनाव भी गया है, गुजरा है, इसके पहले के चुनाव अगर देखें, विधानसभा चुनाव, बीजेपी की रणनीति साफ थी। कई राज्यों में चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने किए, मुख्यमंत्री के चेहरे तक बताए नहीं और जब बताए तो पता ही नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन हरियाणा का मसला अलग है, यहां पर फूंक फूंक कर बीजेपी कदम रख रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं? तो देखिए, अमित शाह दूसरे पावरफुल मंत्री हैं, तो ये जो फैसला हुआ ये अमित शाह का व्यक्तिगत फैसला था। देखिए, ना तो पार्टी के संसदीय बोर्ड में तय हुआ और ना जो आने वाले नए विधायक हैं वो तय करेंगे, ना उनकी कोई सुंदरता है। ये अमित शाह का फैसला है, निश्चित रूप से बड़े स्तर पर फैसला हुआ होगा। भाई ये कहने को तो ये भी कह सकते थे मनोहर लाल और नायब सैनी की जोड़ी जो होगा, जो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सिर्फ नायब सैनी के नाम पर ये घोषणा की है, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फंसी हुई है। ये बात केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है, नहीं तो 9.5 वर्ष का मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा है, उनकी उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत दिखाती, लेकिन पार्टी को पता है कि मनोहर लाल जी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये लोग तो प्रदेश के लोग पहले ही कह रहे थे और अब जो माना हाईकमान ने अब स्वीकार किया है। प्रदेश के जितने भी पहले मंत्री रहे हैं, जितने वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो बार बार कह रहे थे, लेकिन हाईकमान मान नहीं रहा था और हाईकमान ने हर बार जो है मोदी जी जो है मनोहर लाल जी की पीठ थपथपा रहे थे और अब जाकर पता लगा तो मनोहर लाल जी को हटाया भी गया और नायब सैनी को बनाया गया। हालांकि नायब सैनी उनकी ही सिफारिश पर है, मनोहर लाल जी की सिफारिश पर ही है, हालांकि उनको कुछ लोग डम्बे मानते हैं, लेकिन अब नायब सैनी की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी प्रतिक्रिया देख लीजिए कि आज अनिल विज जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, माना कि औरों के मुकाबले कुछ पाया नहीं मैंने, पर खुद जो गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। तो इसकी उनकी जो भाव है समझा जा सकता है, इशारा ही काफी है कि इसके पीछे क्या अर्थ है, उनकी ये पीड़ा क्यों जलती है, लेकिन सब अपना अपने अर्थ लगाते हैं। अब नायब सैनी को अगर मुख्यमंत्री पद के लिए भी आगे के लिए भी घोषित कर दिया है तो दूसरे जो नेता है उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। और देखिए, इस तरह की घोषणाओं से कोई असर नहीं पड़ता है, अभी तो और माहौल बनाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तो और माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, इसका कोई असर इसलिए नहीं होता कि 2005 में विधानसभा चुनाव के समय जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उन्होंने फतेहाबाद में बहुत बड़ी रैली की थी, और इसी तरह 2014 में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में बहुत बड़ी रैली की थी। लोग ये मान रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा हैट्रिक लगाएंगे, तो ना उस समय 2005 में ओम प्रकाश चौटाला की वापसी हुई, ना 2014 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी हुई। इस तरह की रैलियां की जाती है, सब जो वातावरण बनाने की कोशिश होती है, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। अब 60-40 का अगर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कार्यकर्ताओं के लिए, और भारतीय जनता पार्टी अब इस लक्ष्य को कैसे अपनाती है इस लक्ष्य को पाने के लिए। और देखिए, जो सत्ता विरोधी लहर है वो निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है कि यहाँ जो है लगातार तीसरी बार कोई सरकार नहीं आई है, सरकार के खिलाफ असंतोष है, और लोग हर आदमी दुखी है। मतलब इससे एक बात नहीं, कानून व्यवस्था का मामला भी है, और कानून व्यवस्था के मामले में तो दुष्यंत चौटाला ने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में अब इस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा तो गृह मंत्री रेलवे जी थे। तो इस तरह अब देखिए, अब ये एक अलग तरह का माहौल बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। ये स्थिति कुछ होगी, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है जी। अभी तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया प्रयोग किया है, ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए पहले ही घोषित कर दिया है। तो अब घोषित कर दिया तो नायब सैनिक की छवि बनानी है, तो ये जो 2.5 महीने का समय बना है, नायब सैनिक की पूरी छवि बनाने की कोशिश की जाएगी, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प बताया जाएगा। यही सवाल देवेंद्र आपसे माना था कि अगर नायब सिंह सैनी इधर से हैं मैदान में कप्तान के तौर पर, वो दिखाए भी जा रहे हैं, बताए भी जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की जो रणनीति चली आ रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस अब तक काम कर रही है, उसी हिसाब से कांग्रेस को चलने की जरूरत है, या फिर कुछ और बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान, ये 3-4 चेहरे ही जो मौजूदा वक्त में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जो सामने हैं, जो बताए जा रहे हैं, ये यही लोग हैं। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? देखिए पंकज, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो वर्कर्स मीटिंग शुरू की है, मैंने देखा करनाल में, पानीपत में, जहां जहां भी ये जोड़ी जाती है, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उदय भान लगातार इस बात का प्रचार करें कि 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का वोट घटकर 10% पर आ गया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में 2024 में यही कांग्रेस का वोट 47% हो गया है। आप देखिए, 37% वोट कांग्रेस का बढ़ गया है इस लोकसभा चुनाव में, और वो गिना रहे कि अब 46 विधानसभा में कांग्रेस आगे और बीजेपी 44 में है। तो ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का, इसको दरअसल 14 और 19 के चुनाव में जो गैर जाट वोटर्स था, जैसे अग्रवाल है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, राजपूत है, जो वोट बैंक 14 और 19 में बीजेपी के पास चला गया था, कांग्रेस को लग रहा है वोट बैंक वापस कांग्रेस के पास आ रहा है। ये बहुत अहम बात है कि वो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ चला गया था, वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है, इसलिए वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। भूपेंद्र हुड्डा दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो जो कमियां सरकार की सामने आ रही है, जिस बात का लोग गिला दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, सारे तमाम तरह के आकर्षक और कैची वायदे कर रही है कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, आप नौकरी क्यों नहीं देते? उनकी सहानुभूति बटोरे हैं बेरोजगार युवाओं की। दूसरा ये कह रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे, सिलेंडर 1100 रुपए में सरकार दे रही है, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जैसे केजरीवाल आए थे बिजली पानी फ्री के मुद्दे पे। वही आकर्षक लुभाने वाले वायदे भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, और उदय भान परसेंटेज का अपनी दलीलें दे रहे हैं कि कांग्रेस का वोट किस कदर बड़ा है, और कांग्रेस अब उस स्थिति में है कि आराम से सरकार बनाएगी, बस मेहनत करना मत छोड़ो। तो ये 2 वजह हैं जो वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक गया था, शहरी लोगों का, वो कांग्रेस की तरफ वापसी कर रहा है। उदय भान इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ऐसे वायदे हर जगह जहां भी जा रहे हैं, दीपेंद्र भी यही कहते हैं, जो वायदे ये कर रहे हैं कि 25 लाख तक का, ये 5 लाख तक का इलाज, हम 25 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे, तमाम ऐसे वायदे जो लोगों को बहलाया जा सके, फुसलाया जा सके, अपने साथ किया जा सके, तमाम तरह के प्रयास कांग्रेस कर रही है, और शायद इसी वजह से कांग्रेस और नेताओं के, कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है और ताल ठोक रहे हैं कि सरकार कांग्रेस बना रही है। मैं जिस तरीके से बीते 2 विधानसभा चुनाव की अब बात करेंगे, तो पहले मजबूती, फिर आपका ग्राफ गिरा, आप जब सरकार आपने बनाई, आपने दूसरे दल का साथ आपको लेना पड़ा, और उसके बावजूद भी आज ऐसी स्थिति में जब आपने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाई हैं, जो सीटें आपकी थी, जो जीती जा सकती थी, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। इसकी कोई ठोस वजह केवल सैनी वोटर्स है, या इसके अलावा कुछ और रणनीति बीजेपी के पाले में है, बनती हुई जा रही है, उनके फेवर में होती हुई जा रही है, जिससे ये दावा किया जा रहा है, या फिर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ?
देखिए, एकला चलो की रणनीति पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो फिर उसके पास बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि अगर किसी को साथ जोड़ने की कोशिश करें, देखिए कौन से ऐसे दल थे जिन्हें साथ जोड़ा जा सकता था। दल था जननायक जनता पार्टी, जोड़कर देख लिया, उसके बाद अलग किया। अलग करने की मजबूरी ये थी कि जाट वोटर्स को जो है साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती। अगर दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर चलती तो हरियाणा का इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील वो कैसे करती। हालांकि वो इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील हुआ भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे थे कि जाट को अगर अलग नहीं किया तो गैर जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगा। ये मजबूरी सामने थी। अब जेजेपी की परिस्थिति लोकसभा चुनाव में सबने देख ली, इंडियन नेशनल लोकदल की हैसियत इस चुनाव में सबने देख ली, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर जेजेपी से गठबंधन कर लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन कर लीजिए, जो जाट डीएनए का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगा। ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। बची अगर बसपा का जिक्र कर ले तो 2-3 हजार वोट किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बसपा का हो सकता है, लेकिन बसपा के साथ गठबंधन के बाद फिर यह जिक्र चलाया जाता कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर हो चुकी है। गठबंधन की बैसाखियों पर प्री पोल गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। पोस्ट पोल को लेकर परिस्थितियां क्या थी पिछले विधानसभा चुनाव में, हमने देखा कि पोस्ट पोल अलायंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार खुद अमित शाह, खुद नरेंद्र मोदी किस तरीके से सक्रियता अपनी दिखा रहे थे। तो पोस्ट पोल अलायंस अगर करना पड़ा, निर्दलियों का साथ अगर लेना पड़ा तो वो बाद की बात है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी देश को यह मैसेज नहीं देना चाहती कि 2 बार यानी 10 साल के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर हो चुकी है, और कोई दूसरा दल ऐसा नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के रूप में, सहयोगी के रूप में अपने साथ लेकर अपने वोट बैंक में इजाफा कर ले, अपने सीटों की जो संख्या है उसमें इजाफा कर ले। एकला चलो की नीति अपनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कोई विकल्प नहीं था। ओबीसी चेहरे पर यहां पर दाव खेल लिया गया है। यहां पर एससी वोटर्स, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। बाकी पंजाबी वोटर्स का जिक्र करें तो अमूमन यह मानकर चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। जिक्र अगर हम करें कि यहां यादव वोटर्स का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। यादव वोटर्स को लेकर भी, अहीर वोटर्स को लेकर भी दक्षिण हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो यह भी माना जाता है कि यादव वोटर्स का भी जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। ब्राह्मण वोटर्स का जिक्र करें तो ब्राह्मण वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में माना जाता है, लेकिन गारंटी कौन सी जाति की? अब गारंटी सैनी वोटर्स की है, और 92% तक टोटल पोल्ड वोट्स का, यानी जो मतदान किया सैनी वोटर्स की तरफ से, उसका 90 से 92% वोट जो है गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सैनी वोटर यानी ओबीसी वोटर के साथ दूसरी अलाइड जो कास्ट है वो जांगड़ा, दूसरी जो कास्ट है यादव, अहीर, तमाम ऐसी कास्टों को साथ जोड़ने की जो कोशिश है यहां पर ओबीसी वोटर्स में के रूप में भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। टारगेटेड यहां पर लक्ष्य रखा गया है। अगर सबको साधने की कोशिश करती तो फिर जो लोकसभा चुनाव में हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ वही होता। अब यहां पर सेलेक्टेड सेगमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और नायब सिंह सैनी को जिस तरीके का सैनी वोटर्स का गारंटी का वोट मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सेल्फी लेने में भी जो नायब सिंह सैनी वो आगे हैं, बड़े फैसले लेने में भी नायब सिंह सैनी आगे हैं, जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चेहरा जनता को क्लिक करे, ओबीसी वोटर्स को क्लिक करे, ज्यादा समय जिसका फायदा सैनी को नहीं मिला है काम करने के लिए और दिखाने के लिए और बताने के लिए। जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो उस वक्त उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन इस छोटे से कम वक्त में वो कितना कुछ कर पाए हैं उसको बता पाएंगे क्या? एक छोटा सा सवाल वीरेंद्र जी आपसे मैं लेना चाह रहा हूं। वो सवाल ये कि बीजेपी सिलेक्टेड वोटर्स के हिसाब से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, और कांग्रेस की जो रणनीति है वो काम करेगी क्या? देखिए, कांग्रेस ने भी संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, और देखिए कांग्रेस की जो नीति है वो कांग्रेस को दलित समाज का भी जो है वोट मिला है, और कांग्रेस उस वोट को बनाए रखना संजोए रखना चाहती है। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले पंजाबी समुदाय की सहानुभूति थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाबी था, गृह मंत्री पंजाबी था। अब ना तो गृह मंत्री पंजाबी है ना मुख्यमंत्री, यहाँ सुभाष सुधा है, लेकिन वो पंजाबियों के उतने सर्वोच्च नेता नहीं है, उनकी अपनी सीट के ही लाले पड़े हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पंजाबी वोट भी उनसे छिटक सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई परेशानियां, और कांग्रेस के लिए एक अवसर है। और देखते हैं कांग्रेस ने अगर अपनी यही स्थिति जारी रखी तो कांग्रेस के लिए अच्छा हो सकता है, अन्यथा कांग्रेस की आपसी फूट रही है, और कांग्रेस में आपस में जिस तरह से कलह रही, रसाखरी रही, टिकटों का सही वितरण नहीं हुआ, तो कांग्रेस अपने पांव पर कुल्हाड़ी भी मार सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वार पलटवार का दौर और वादे
दावे बताए जा रहे हैं, एक दूसरे के बताए जा रहे हैं कि कैसे 75 पार का नारा फेल हो गया, कैसे 400 पार सीट लाने का जिक्र आपने किया था, आप नहीं ला पाए, तो अब जो आप नया गणित भिड़ा रहे हैं, कैसे जनता उस पर विश्वास करे कि ये आप ला पाएंगे।